यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रता फला क्रिया। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। ये पंक्तियाँ जो मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, आप अक्सर इन्हें यहाँ वहाँ पढ़ते और लिखते रहते होंगे। ये पंक्तियाँ उसी मनुस्मृति से ली गई हैं जिसे कभी जलाया जाता है, कभी इसके विरोध में नारे लगाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि जब मनुस्मृति महिलाओं के बारे में ऐसे विचार रखती है, तो फिर पैट्रियार्की वाले वोक्स प्रगतिशील इस मनुस्मृति को क्यों कोसते दिखते हैं, या फिर मनुस्मृति महिला विरोधी कैसे हो गई? पैट्रियार्की भारत में आई कहाँ से और इसका ओरिजिन क्या है? पैट्रियार्की का मूल क्या है? तो इसका जवाब हमें मिलता है गूगल सर्च में फर्स्ट पैट्रियार्क टाइप करने पर। गूगल में जब हम फर्स्ट पैट्रियार्क शब्द टाइप करते हैं तो हमें जवाब मिलता है अब्राहम। फर्स्ट पैट्रियार्क मतलब पहला मेल गार्जियन या पुरुष मुखिया, समाज का या देश का या घर का या किसी भी जगह का प्रमुख। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पैट्रियार्की है क्या चीज़। जिस समाज में महिलाओं को फैसले लेने की आज़ादी नहीं दी जाती, या फिर उनके अधिकारों का हनन होता है, उन पर जुर्म किए जाते हैं, और फिर समाज में पुरुषों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है, ऐसी संस्था, ऐसे समाज को कहते हैं पैट्रियार्कल समाज, पितृसत्तात्मक समाज। देखते हैं कि पितृसत्ता का इतिहास क्या है और ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पहुँचता है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और करते हैं पितृसत्ता शब्द और संस्कृति की सर्जरी। असल में असली पंगा यही है। असल में पितृसत्ता तो पश्चिमी देशों की देन रही है और कोसने वाले इसे भारत पर थोपते हैं, इसलिए ताकि वो अपनी हीन भावना को छिपा सकें। गूगल सर्च में क्या जवाब मिलता है वो हम आपको दिखा चुके हैं। महिलाओं पर अत्याचार की सबसे खतरनाक कहानियां भी पश्चिमी देशों से आती हैं। जैसे जैसे सभ्यताएं बढ़ती गई, पैट्रियार्की शब्द का सिद्धांत फलने फूलने लग गया। अब आप नामी अमेरिकी समाचार पत्र द गार्जियन का एक कॉलम पढ़िए। इसमें अमेरिका की एक नामी टीवी एंकर ओपेरा विनफ्रे बहुत कठोर शब्दों में पैट्रियार्की की निंदा कर रही है। वो कह रही है कि बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों ने सभ्यता में सबसे बड़े घाव पैदा किए। विनफ्रे का कहना है कि ये वो लोग थे जिन्होंने महिलाओं पर ज्यादतियां की। ये सिर्फ कलाकारों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले पुरुष, किसान, एथलीट, सैनिक और अकादमिक स्तर पर ये लोग मौजूद थे जिन्होंने महिलाओं का शोषण किया, उन पर अत्याचार किए। लेकिन अब अगर हम इजिप्ट यानी मिस्र के समाज की बात करें और 2700 ईसा पूर्व में जाएं, तो वहां पर पैट्रियार्की या फिर पितृसत्ता का जिक्र ही नहीं मिलता है। वहां तो पुरुष और महिलाएं सब साथ में नजर आते हैं। असल में अमेरिका की ये नामी आवाज ओपेरा विनफ्रे उस समाज की बात कर रही हैं जिसमें ये कुंठा बैठी है, क्योंकि पश्चिम के हिसाब से एक दौर आया जिसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट नाम दिया गया। इसमें पश्चिम के विद्वानों ने कहा कि जो हमारी पहले की व्यवस्था थी वो बेकार है, और जो हमारा समाज है उसमें पैट्रियार्की होनी जरूरी है, क्योंकि उससे पहले मिस्र में ऐसी कोई समस्या थी ही नहीं। इजिप्ट में 2700 ईसा पूर्व के दौर में तब सब सामान्य था। तो मतलब पश्चिमी देशों में अब्राहमिक धर्म का उदय ही पितृसत्ता की वजह तो नहीं है। प्रमाण तो कुछ ऐसे ही मिलते हैं कि इजिप्ट यानी मिस्र जैसे देशों में पैट्रियार्की का कंसेप्ट ही अब्राहम से आया, और शायद यही वजह भी है कि पश्चिमी देशों को अब्राहमिक भी माना जाता है। अब्राहम या इब्राहिम, क्या इन्हीं अब्राहमिक धर्मों का उदय ही पितृसत्ता की वजह तो नहीं है? जैसे जैसे साम्राज्य विस्तार अपनी जगह बनाने लगा, राजनीति हावी होने लगी, पितृसत्ता की बहस जोर पकड़ने लगी, तो पैट्रियार्की पितृसत्ता में आखिर कहां पर तब्दील हो गया? महिलाओं के दमन की पश्चिम में ऐसी हिंसक और विभत्स कहानियां हैं जिन्हें सुनकर के रूह कांप जाती है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उस दौर में महिलाओं के लिए किस किस्म की मुश्किलें रही होंगी। इसका सबसे दर्दनाक पहलू तो विच हंटिंग का था। विच हंटिंग यानी औरतों को इस तरह से जलाना ताकि जो थोड़ा बहुत भी समाज में पढ़ी लिखी औरतें थी उन्हें समाप्त कर दिया जाए, उनका वजूद ही खत्म कर दिया जाए। 1400 से 1700 के बीच यूरोप महाद्वीप और खासकर रोम के इतिहास में महिलाओं पर अत्याचार की कहानियां, इनको जब आप सुनेंगे तो आपको सिहरन होती है। इस टाइम पीरियड में 40,000 से 60,000 महिलाओं को इसलिए जला दिया गया क्योंकि यूरोप के लोगों को शक था कि ये औरतें चुड़ैल हैं या फिर ये औरतें जादू टोना करती हैं। कुछ स्रोत तो ये भी बताते हैं कि इनकी संख्या 1 लाख से भी अधिक थी। इन्हें जादू टोना होने के शक में इन पर अत्याचार किए गए, इनका उत्पीड़न किया गया। ये वही दौर है जब यूरोप के लोगों को ज्ञान हुआ, यूरोप के पुरुषों को ज्ञान हुआ, यानी एज ऑफ एनलाइटनमेंट। तो जब उन्हें ज्ञान हुआ, उन्होंने महिलाओं को जलाना शुरू कर दिया।
कि ये लोग पढ़ लिख करके उनके समाज के लिए खतरा हो सकती हैं, ये जादू टोना कर रही हैं। पश्चिमी देशों में तो महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। प्राचीन ग्रीस और रोम गणराज्य में भी महिलाओं को मतदान देने का अधिकार नहीं था। एथेंस यानी ग्रीस को तो कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी तो ग्रीस में थी, लेकिन वहां महिलाओं को मतदान करने का अधिकार पहली बार 1952 में आकर के मिला। इसके दूसरी तरफ आप भारत को देखिए, 1947 तक गुलाम रहने के बावजूद यहाँ पर जो भारत की आज़ादी का संग्राम था उसमें महिलाओं का अच्छा खासा योगदान था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसमें भी महिलाओं को अच्छी खासी भूमिकाएं मिली, जबकि विकसित देशों में इसके बिल्कुल उलट परिस्थितियां थी। 19वीं सदी में पहुंचकर कई यूरोपीय देशों ने पहली बार इस बारे में सोचा कि महिलाओं को भी मतदान का अधिकार होना चाहिए। अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1920 में मिला। यूरोप के कई देशों में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार के बारे में सोचा गया। महिलाओं की दबी कुचली आवाज़ पश्चिमी देशों में थी। ये आवाज़ फेमिनिज्म की शक्ल लेने लगी और पितृसत्ता के विरोध में पश्चिम की कुंठित शोषित महिलाओं के अंदर की आवाज़ विरोध का स्वर लेने लगी। अब ये अवसर था उनके लिए जो हिंदू धर्म से नफरत करते थे। वो पश्चिमी देशों की ये बुराई भारत लेकर के आए और इसे नाम दिया गया ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। इस तस्वीर में आप ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी को देख रहे हैं और उनके साथ में हैं बरखा दत्त। आज ये दोनों किस हालात में हैं ये सभी जानते हैं। इसी ट्विटर के जरिए लोगों ने भारत की धरती पर ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की की बात की। वो सभी आज पर्दे से गायब हो चुके हैं। इसे आप चाहें तो पोएटिक जस्टिस भी कह सकते हैं। ये है देवी का न्याय, उस देवी का न्याय जिसे भारत में शिव शक्ति के रूप में पूजा जाता है। जब पश्चिम में महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही थी उससे कई समय पहले भारत में स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता था। देवी को ईश्वर का आधा स्वरूप मान करके उसकी पूजा की जाती थी। ये वोकिज्म के नाम पर भारत में पैट्रियार्की जैसे टर्म्स को लेकर आए और उसके प्रयोग बेहद विफल रहे। हिंदू सभ्यता से नफरत करने वाले पश्चिमी देशों ने भारत में पैट्रियार्की शब्द थोपने का प्रयास किया और जब इसके आगे ब्राह्मणिकल जोड़ दिया गया तो इसका सीधा संबंध जोड़ दिया जाता है भारतीय समाज से और उसके जातिगत वर्गीकरण से, यानी ब्राह्मणों द्वारा तय की गई पितृसत्ता। ऐसे शब्द गढ़ने वाले चाहते हैं कि इन लोगों को कोसा जाए क्योंकि पैट्रियार्की की स्थापना के पीछे वजह तो यही लोग हैं। पुरुषों की सत्ता स्थापित करने वाले कौन लोग थे ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत में तो स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारे ईश्वर भी स्त्री के बिना अधूरे बताए गए हैं, जैसे अर्धनारीश्वर, जैसे शिव शक्ति, जैसे राधा कृष्ण, जैसे माँ सीता और राम। तो जिस समाज में ईश्वर भी स्त्री के बिना अधूरे होते हों, क्या वो समाज कभी पितृसत्तात्मक हो सकता है? यहाँ तो देवी के समक्ष ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाले भी बच्चे बन जाते हैं। फिर पितृसत्ता भारतीय समाज का हिस्सा कैसे हो सकता है? जिस मनुस्मृति में कहा गया हो कि जहाँ स्त्री की पूजा नहीं होती है, जिस समाज में स्त्री का सम्मान नहीं होता है, वहाँ देवता भी निवास नहीं करते हैं। आखिर वो मनुस्मृति ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की का मूल कैसे हो सकती है? संसार की तो जननी ही भारत भूमि है। यदि किसी को संदेह है तो वो इस वीडियो को एक बार फिर देखे और पितृसत्ता के मूल तक पहुंचने का प्रयास अवश्य करे और अन्य लोगों को भी वो बताए कि उन्हें पितृसत्ता के इतिहास के बारे में कितनी कम जानकारी थी। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सिविलाइजेशन स्टोरी का ये दूसरा एपिसोड था। पहला एपिसोड आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं।